Morning or day. Now we are discussing about continued chapter 1 of geography. The topic is resource and development. It is the second part. And now we start the next topic, land resource. Land is a very important resource because our all the activity based on land. Our settlements, our road and railways, our all economic activity based on land. हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ज़मीन से होती है। हमारे मकान, यातायात के साधन, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट सभी लैंड एस्टैब्लिश्ड होते हैं। सो लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नाउ और सेकेंड पैटर्न इज यूज ऑफ लैंड। लैंड इज यूज इन डिफरेंट पर्पजेस सच एज कल्टिवेशन, फॉरेस्ट, बैरन लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फैलो लैंड, etc. Now we discuss about in here the total area of the India is 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो केवल 93% का ही एग्जैक्ट डाटा हम यहाँ लैंड यूज पैटर्न दे पाएंगे। 7% का डाटा इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसमें अधिकांश हिस्सा पीओके पावर ऑक्युपाइड का सर्वे चला गया है और इसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स की लैंड को हम लोग इंक्लूड नहीं किए। तो ये जो डाटा है ये हम लोग 93% टोटल लैंड एरिया ऑफ द इंडिया का ही दे पा रहे हैं। आगे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में। अगर आप देखें तो नियर अबाउट 43% लैंड जो है प्लेन्स है, लगभग 27% लैंड जो है प्लेटू है, पठारी इलाकों की लैंड है, और लगभग 30% जो लैंड है वो भारत में माउंटेन है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्लेन लैंड है इंडिया में। सो इंडिया इज ए वेरी रिच इन एग्रीकल्चर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज पैटर्न, द यूज ऑफ लैंड इन द डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया, कल्टिवेटेड लैंड, इसका नॉन एग्रीकल्चरल यूज ऑफ लैंड, पास्चर। ऐसे ही हम जिन जिन रूपों में लैंड का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। यहाँ दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज पैटर्न डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। लैंड यूज पैटर्न एक जगह का दूसरी जगह से अलग होता है। जैसे सपोज करिए कि जो लैंड यूज पैटर्न उत्तर प्रदेश का है वो लैंड यूज पैटर्न मध्य प्रदेश का नहीं होगा। नंबर सेकेंड पॉइंट, लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आल्सो डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी एक जगह का लैंड यूज पैटर्न समय के हिसाब से बदलता जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि रिसेंट लैंड यूज पैटर्न का हैंड दिखाया गया है 2008-9 का। इसमें आप देखिए 46.28% एरिया जो है नेट सोन एरिया है जहाँ पे कृषि की जाती है। 22.78% एरिया जो है ये फॉरेस्ट के कंट्रोल में। अनकल्टिवेटेड बैरन लैंड जो है वो 8.61% है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज में 5.5% है। पास्चर, परमानेंट पास्चर 3.38% है। मिसलेनियस ट्रीज 1.1% है। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड जो है वो आपका 4.17% है। फैलो लैंड जो है नॉट करंट फैलो लैंड ये 3.37% है और करंट फैलो लैंड जो है वो 4.76% है। ये डाटा जो है 2008-9 का है। अब देखिए ये इंडिया का डाटा है। अब ये कितना डिफर है अकॉर्डिंग टू द 2060 एंड 61। 2060 और 61 में आप देखिए तो फॉरेस्ट लैंड जो थी वो सीधी बात है 18.11% थी। इसके अलावा कल्टिवेटेड लैंड जो थी आपका नेट सोन एरिया वाली वो 45.26% थी। इसके अलावा ये आपका अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड जो था वो 12.01% था। इसके अलावा ये नॉन एग्रीकल्चरल इसमें जो था आपका 4.9% था। परमानेंट पास्चर जो था वो आपका 4.71% था। मिसलेनियस ट्रीज जो था 1.50 था। इसके अलावा आपका कल्टिवेबल वेस्ट लैंड जो आपका 6.23 था। नॉन करेंट फैलो लैंड जो था वो आपका
ये आपका 3.50 था और करंट फाइनल जो था वो आपका ये 3.73% था। तो अगर आप ये देख सकते हो तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो इंडिया के दोनों डाटा है, एक जो है 2008-9 का है और दूसरा जो है वो आपका 1960 और 61 का है। तो आपने देखा कि लैंड यूज पैटर्न कैसे डिफर कर रहा है। अब देखिए अगला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन बिजनेस। देखिए लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर ऑल द बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द लैंड एंड लैंड is very important for our habitat. Land is very important for the agriculture and to set up the industries. So land is destroyed by the erosion या erosional activities. So अगर आप देखें तो near about 56% जो लैंड है वो लगभग वेस्ट लैंड जो डिस्ट्रॉय होती है थ्रू द बॉटम की, नियर अबाउट 10% आपकी जो है वो विंड इरोडेड है। नेक्स्ट आइए सैलिन अल्काइन इरोडेड जो है वो है 6% और फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया जो है वो 28% है। देखिए द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिक्लाइंड थ्रू द फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। सो this downfall of the nature of the land is known as degraded. So it is our basic duty and responsibility to be conserve our land resources. We also try to reduce these type of degradation and we use the scientific step to control the land degradation. नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारा अब है soil. तो soil, what is soil? Upper part of the earth surface is known as the soil. It is very fertile for agriculture and you say the formation of the soil is very typical process. मिट्टी बनने की प्रक्रिया एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है, इसमें टाइम टेकिंग होता है। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कई हजार साल लग जाते हैं और उसको बर्बाद होने में चंद मिनट में ही वो बर्बाद हो सकती है। तो सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेशन जो है बहुत ही लंबे समय में होता है। अब आते हैं यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले टॉप सॉइल जो सबसे ऊपरी सतह पर होती है ये एग्रीकल्चर में बेस्ड होती है और एग्रीकल्चर में जितनी भी मतलब ह्यूमस बैक्टीरिया या आप कह सकते हो मैन्यूअर्स जो हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर को प्लांट करते हैं ये टॉप सॉइल होता है। टॉप सॉइल में से सब सॉइल होती है, सब सॉइल के नीचे आपके सबस्ट्रम होती है और सबसे नीचे जो है एल्वेटर पैरेंट रॉक्स होती है जिससे कि मिट्टियों का निर्माण होता है। ये बड़े बड़े चट्टानों को उपयोग होती है। तो आपने यहाँ ये देखा कि जो इंसान या मनुष्यों का डायरेक्ट रिलेशन होता है टॉप सॉइल से होता है और आप जानते हैं कि अगर टॉप सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगी। अब आते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ soil. Soil का वर्गीकरण। नंबर alluvial soil 1. Alluvial soil or soil which is formed by the river or water. Alluvial soil वो होती है जिसका निर्माण नदियों द्वारा या पानी द्वारा होता है। ये खास तौर पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सब इलाकों में पाई जाती है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है, फर्टाइल, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप कह सकते हो कि इसी कारण हम लोग जो है एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है। सेकंड आगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन जो है वोल्केनिक इरप्शन में कहा हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन माने ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। खास तौर पे ये गुजरात, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में ये सब पाई जाती है और इसका एक नाम और भी है रेडवुड। इसमें कॉटन माने रुई की खेती के लिए बहुत ही बेस्ट होती है और खास तौर पे अगर आप गौर करेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र में ही अधिकांश कॉटन मिल्स हैं तो पूरा ब्लैक सॉइल है। नंबर थर्ड आगे रेड एंड येलो सॉइल। देखिए रेड एंड येलो सॉइल जो है आपके ईस्टर्न आपके पार्ट्स में पाई जाती है और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में उड़ीसा, इसके बाद जो आंध्रा, तमिलनाडु,
कर्नाटका, जो इंटीरियर प्लेटू रीजन है उसमें पाई जाती है। रेड सॉइल होती है जिसमें इसमें आयरन कंटेंट्स होता है, आयरन लोहे की मात्रा होती है, और जब इस सॉइल का ऑक्सीकरण होता है तो ये कलर बदल देती है और सीधी बात है ये पीली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी बात जो है ये पोरस ड्रेन में, इसके अलावा आपके मूंगफली या अदर खेतियों में काम आती है, और वेस्टर्न घाट्स के आसपास ये सब पाई जाती है, और इसमें क्रिस्टल के रूप में पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे मतलब जो है आप कह सकते हो कि ये जो है उपजाऊपन कंपेरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट आते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है ये लैटिन वर्ड लेटर से बनी है जिसका मतलब होता है ब्रिक। और दूसरी बात जो है यहाँ पे रेनफॉल अधिक होती है, और ख़ास तौर पे ये आपका लेटराइट सॉइल जो है ये पश्चिमी घाट के आसपास पाई जाती है। तो इसमें मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्युबल पानी सैंपल करके आगे निकल जाते हैं, कंपेरेटिवली ये कम उपजाऊ होती है। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी की एग्रीकल्चर होती है, टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है, और ये खास तौर पे कर्नाटक के हिली इलाकों में, केरला तमिलनाडु के आसपास में ये सब पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल आपके रेगिस्तान के इलाकों में, खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। देखिए एरिड सॉइल की कहानी क्या होती है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है और ये मिट्टी शुष्क होती है। जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है वहाँ पे हम लोग कुछ कोरस ड्रेन्स कर सकते हैं। आपने राजस्थान सुना होगा श्री गंगा कैनाल है, कैनाल और गंगा नगर ये सब जाती है। तो आप देख सकते जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है वहाँ पे कोरस ड्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, बीट्स है, बाजरा है, मेज है, ये सब ये होती है। तो आपने देखा कि ये जो है एरिड सॉइल, एरिड सॉइल का शुष्क कहाँ होगा? शुष्क आपका होगा खास तौर पे गुजरात के इलाकों में, और उससे आगे जो ऊपर की बात आ रही है आपका मेन जो है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में खास तौर पर होता है एरिड सॉइल का है। अब है नेक्स्ट टॉपिक और हमारा जो है सॉइल इरोजन। देखिए इरोजन क्या है? इरोजन जो है अपर सरफेस, सॉइल का जो अपर सरफेस होता है उसका रिमूव हो जाना इरोजन कहलाता है। अभी आपको बताया था कि मिट्टी बनना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। कठिन प्रक्रिया मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं आयरन रॉक्स, टाइम, वेदरिंग कंडीशन, ये सब कई कंडीशन मिल करके एक थिन लेयर सॉइल को फॉर्म करती है। लेकिन जो इरोजनल एलिमेंट होते हैं, इरोजनल एलिमेंट जैसे सपोज करिए आप रिवर, ग्लेशियर, विंड, ऐसे कई चीज़ होती है जो कि सॉइल की ऊपरी सतह को रिमूव कर लेते हैं या उड़ा ले जाते हैं, हटा ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा लॉस होता है एग्रीकल्चर पर्पस का, और आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा लॉस है नेशनल पॉइंट। तो देखिए इसमें भी इरोजन कई प्रकार के होते हैं। देखिए जब ऊपरी सतह को सेंटीमीटर तक रिमूव हो, ज़्यादा गहराई तक रिमूव हो, हट जाए बाय द वाटर, बाय द ग्लेशियर, इसको हम लोग सीट इरोजन कहते हैं। सीट इरोजन परत, सीट माने परत होता है, ऊपरी परत का थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर रिमूव हो जाना। और अगर ये जो है मतलब जो है इरोजन अगर डीप माने अगर गहराई तक होगा, नीचे तक होगा, तो इसको हम लोग गली इरोजन कहते हैं। जैसे कि चंबल नदियाँ जो है आप नाम सुने होंगे, ये गली इरोजन को प्रेफर करती है खासतौर पर चंबल के इलाकों में। और दूसरी बात जो है आप जानते हैं कि अगर ऊपरी सेक्टर हट जाएगा तो उसमें ह्यूमस, बैक्टीरिया और आप कह सकते हो कि कार्बनिक तत्व होते हैं जो कि खेती के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसको हमें बचाना है। और हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। देखिए सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जो मृदा है या मिट्टी है इसको कंजर्व करें। कंजर्व कैसे करेंगे? बाय द अडॉप्टिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चर। साइंटिफिक एग्रीकल्चर करेंगे। हिली एंड माउंटेन इलाकों में हम लोग कंटूर प्लाविंग या टेरेस फार्मिंग, वहाँ पहाड़ों पे हम लोग सॉइल इरोजन को कम करने के लिए
छोटी छोटी सीढ़ियाँ, स्ट्रिप जानते हो, जो है सीढ़ी बना करके खेती करते हैं, जैसे कि मिट्टी का कटाव कम हो ना, या कंट्रोल प्लॉविंग। कंट्रोल प्लॉविंग क्या होती है कि एक ऊंचाई पे हम लोग जो है पहाड़ों को काट करके कृषि करते हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रिप क्रॉपिंग करें या कंट्रोल प्लॉविंग करें, साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। इसके अलावा जो है हम सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए हम एफॉरेस्टेशन प्रोसेस में वृक्षारोपण करते हैं, क्योंकि जब वृक्ष होते हैं पेड़ की जड़ें मिट्टी के कण को बांध के रखती हैं, बांध के रखने के कारण जिससे कि आप कह सकते हो कि मतलब सॉइल इरोजन कम होता है। तीसरी बात जो है, हम लोग वी केयर अबाउट द इरिगेटेड मैनर फील्ड टू वी केयर अबाउट दैट एक्टिविटी। जब हम लोग अपने खेत की सिंचाई करते हैं, इरिगेट करते हैं, तो हम लोग करते हैं क्या, ट्यूबवेल चला देते हैं और 8 घंटे 10 घंटे पानी खेत में जा रहा है ना। तो जितना पानी की जरूरत हो खेत में उतना ही पानी जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पानी के साथ मिट्टी जो है वो वॉश आउट हो जाती है, बह जाती है, और इससे जो है आप जान रहे हैं कितना नुकसान होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहली बात तो सॉइल को मतलब जो है कंट्रोल जो है मैनेज करने, कंजर्व करने के लिए ना। इसके अलावा एक आध दो प्रक्रियाओं होती है, जैसे कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या हुआ, फसल को बदलते रहे, एक ही फसल एक मिट्टी में ना बोए। नंबर दूसरी बात जो है क्रॉप रोटेशन हो गया था, जैसे क्रॉप को बदलते रहे। और दूसरी बात जो है कुछ समय के लिए ज़मीन को फैलो छोड़ दें। फैलो छोड़ने में कुछ जैसे मैंने खेती करके एक आध बार उसको छोड़ दें, जिससे वो नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो जमीन जो है, लैंड जो है वो नेचर से गेन कर ले। तो इस तरह से आपने देखा पेड़ लगाने से लेकर के कैसे हम लोग साइंटिफिक एग्रीकल्चर करेंगे, ये सभी प्रक्रिया को हम लोग सॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं। पहाड़ों में जैसे आपने देखा कि कंट्रोल प्लॉविंग से लेकर के स्ट्रिप क्रॉपिंग को मतलब जो है क्रॉपिंग पर जैसे सीढ़ियाँ बनाते हैं। इसके अलावा आपने देखा एफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज़रूरी है। एफॉरेस्टेशन के थ्रू हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मिट्टी के मतलब जो कटाव को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मतलब कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है अपना समाप्त हुआ।